टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समग्र मांग क्या होती है और समग्र मांग क्या होती है और उसके कौन कौन से मॉडल होते हैं उसमें हम देखेंगे। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है समग्र मांग, और अंत में हम कीन्स के द्वारा जो प्रस्तुत समग्र मांग है जो राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में हम काम में लेंगे उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें चित्र भी बताऊंगा, समग्र मांग की अनुसूची तालिका भी बताऊंगा। तो आइए इस कंप्लीट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है समग्र मांग का अर्थ, समग्र मांग के घटक, समग्र मांग अनुसूची और समग्र मांग वक्र। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड का अर्थ देख लेते हैं। समग्र मांग को कुल मांग या सामूहिक मांग भी कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को हम लेखा वर्ष कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के हेतु की गई कुल मांग को ही हम क्या कहते हैं? समग्र मांग। तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग हुई है उसका योग ही समग्र मांग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष की अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद यानी परचेज पर किए गए व्यय को ही हम क्या कहते हैं? समग्र मांग। आप चाहे से समग्र मांग को किसी भी रूप में देख लीजिए कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल कितनी मांग की गई है उसे भी समग्र मांग कहेंगे, या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर कितना व्यय किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, उसको भी हम समग्र मांग कहते हैं। अतः समग्र मांग बराबर क्या होता है? समग्र मांग बराबर समग्र व्यय होता है। समग्र मांग एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की समस्त अवधारणाएं प्रवाह अवधारणाएं, क्योंकि ये एक लेखा वर्ष से संबंधित है। आगे बढ़े। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड के घटक देखते हैं। सबसे पहले द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में क्या होती है समग्र मांग? इस अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र, कौन कौन से? परिवार क्षेत्र एवं उत्पादक क्षेत्र होते हैं, और यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, अर्थात एडी बराबर C+I होता है। आप द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अगर आय का चक्रीय प्रवाह देखना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको आय के समस्त प्रवाह मिल जाएंगे। तो ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हो गया, एडी बराबर C+I। आगे बढ़ते हैं। अब है 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में केवल 3 क्षेत्र, कौन कौन से? परिवार क्षेत्र C, उत्पादक क्षेत्र I और सरकारी क्षेत्र G होते हैं, और यह भी क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके लिए आप मेरा डिटेल वीडियो और देख सकते हैं। तो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी क्या होती है? C+I+G, इन तीनों का योग एडी होती है, एग्रीगेट डिमांड। नंबर 3, चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सभी 4 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र, आप इन क्षेत्रों के बारे में और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या इनकी परिभाषा है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखें। विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत शेष विश्व के साथ होने वाला समस्त व्यापार अर्थात आयात एवं निर्यात दोनों इसमें शामिल किया जाता है। विदेशी क्षेत्र का मतलब क्या है? आयात और निर्यात को हम विदेशी क्षेत्र कहते हैं, और आयात और निर्यात जुड़ जाने के कारण ही इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा? खुली। तो चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी का सूत्र होता है C+I+G+X-M। तो ये हमारी तीनों अर्थव्यवस्था देख ली हमने, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम देखते हैं समग्र मांग के घटक। एडी बराबर 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? 4 सेक्टर में तो मैंने बता ही दिया, अब ये 4 सेक्टर का ही देख रहे हैं हम एक साथ। समग्र मांग के घटक एडी बराबर, ध्यान देना, एडी बराबर और कुछ नहीं, जीडीपी एमपी ही होता है। एडी बराबर क्या होता है? जीडीपी एमपी, जो कि क्या है? जीडीपी एमपी के कौन कौन से घटक हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय C, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय G, निवेश व्यय I, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, सकल घरेलू स्थायी निवेश और माल सूची निवेश, और फिर है चौथा ये शुद्ध निर्यात जिसे हम X-M
कहते हैं। यह है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, जहां 4 सेक्टर है अर्थव्यवस्था में। देखिए अब इनको हम 1 to 1 करके आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति, परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। जितना भी निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग हैं, परिवार है, व्यक्ति है, या निजी गैर लाभकारी, जो लाभ कमाने वाली नहीं, बिना लाभ कमाने वाली जो संस्थाएं हैं, जब वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करती है उपभोक्ता वाली पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी गैर लाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो बिना लाभ प्राप्ति के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती रहती हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय इन संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को भोजन के पैकेट्स बांटे जाते हैं। इसके अंतर्गत एकल उपप्रयोग उपभोक्ता वस्तु, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और उपभोक्ता सेवाओं पर किए जाने वाले अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है। अब आप ये वस्तुओं के जितने भी प्रकार हैं उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि वस्तु का अर्थ एवं संपूर्ण प्रकार, इसमें आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश को सकल निवेश, पूंजी निर्माण, सकल पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू निवेश या पूंजी में होने वाला परिवर्तन या आई बराबर डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतने नाम ध्यान रखने हैं निवेश के, अगर इनमें से एक भी नाम चूका तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में। और निवेश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल इनकम में। अब देखते हैं निवेश के घटक। पहला है सकल घरेलू स्थायी निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय या तात्पर्य एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लांट, मशीनरी आदि में वृद्धि होना है। अर्थात जो सकल घरेलू स्थायी निवेश है वो क्या कहता है, वो बताता है कि उत्पादकों की जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसे बताता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। जैसे प्लांट और मशीनरी में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, देखिए। पहला तत्व ए, निजी क्षेत्र द्वारा किया गया सकल व्यावसायिक स्थायी निवेश। जैसे निजी क्षेत्र द्वारा कोई प्लांट लगाया गया हो, मशीनरी लगाई गई हो, तो उन पर जो व्यय किया जाएगा उसे इसमें शामिल करेंगे। बी, परिवारों के द्वारा जो रिहायशी मकानों के निर्माण पर, जो आप जिस घरों में आप रहते हैं उन घरों के निर्माण पर जो किया जाएगा सकल निवेश, उसको इसमें शामिल करेंगे। सी, सरकार द्वारा किया गया सकल सार्वजनिक स्थायी निवेश। सरकार कैसे निवेश करती है, जैसे बांध बनाती है, पुल बनाती है, सड़क, नहर, ये सब क्या है, सरकार के स्थायी निवेश। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं निजी क्षेत्र द्वारा ये प्लांट मशीनरी का किया गया है, जबकि सरकारी क्षेत्र द्वारा पुल और बांधों का निर्माण पर निवेश किया गया है और परिवारों के द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश किया गया है। तो ये सब निवेश के घटक हैं। ये कौन से घटक हैं, स्थायी निवेश के। आगे बढ़ते हैं। निवेश का दूसरा घटक माल सूची निवेश, स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन भी इसे कहते हैं। माल सूची निवेश को ही स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन या इन्वेंट्री निवेश भी कहते हैं। माल सूची निवेश से तात्पर्य वस्तुओं एवं सामग्रियों के उस स्टॉक से होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के सतत संचालन के लिए रखा जाता है। अर्थात जो उत्पादक लोग होते हैं वो उत्पादन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए हमेशा थोड़ा बहुत स्टॉक अपने पास रखते हैं ताकि उसकी मांग होने पर उसे निकाला जा सके। ठीक है। और स्टॉक में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के प्रारंभ में माल सूची स्टॉक। कहने का मतलब, मान लीजिए वर्ष 2020 के अंत में दिसंबर में कितना माल बचा और वर्ष 2020 के प्रारंभ में यानी कि जनवरी में कितना माल रखा था, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, स्टॉक में परिवर्तन। माल सूची निवेश के तत्व देखते हैं। ए, माल सूची निवेश का ए तत्व है निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को भी माल सूची का अंग माना जाता है।
वे वस्तुएं जो तैयार हो गई हैं लेकिन किसी कारणवश बिक नहीं पाई हैं तो उसे हम माल सूची निवेश का अंग मानते हैं। बी, अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आ रही है और अंतिम रूप से तैयार होने की प्रक्रिया में अभी शामिल है, वो पूरी तरह तैयार नहीं हुई है बिकने के लिए लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में काम आ रही है, तो ऐसी वस्तु के स्टॉक को अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक कहते हैं, तो इसे भी माल सूची निवेश में शामिल करते हैं। सी, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन, अर्थात ऐसा माल जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में काम आने के लिए स्टार्ट होना बाकी है, उसे प्रयुक्त करना बाकी है, तो उसे भी हम माल सूची निवेश का अंग मानते हैं। तो माल सूची निवेश में निर्मित वस्तु, अर्धनिर्मित वस्तु और कच्चे माल के स्टॉक को शामिल किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आई का जो सूत्र है वो देखिए, अब निवेश का जो सूत्र है वो अच्छी तरह समझ लीजिए कि निवेश आई बराबर होता है सकल घरेलू स्थायी निवेश। सकल घरेलू स्थायी निवेश के जो भाग है वो ये है, कोष्टक में आप देखेंगे, निजी क्षेत्र का सकल व्यावसायिक स्थायी निवेश प्लस परिवार का रिहायशी मकानों के निर्माण पर सकल निवेश प्लस सरकार का सकल सार्वजनिक स्थायी निवेश। ये तो हो गया सकल घरेलू स्थायी निवेश प्लस फिर माल सूची निवेश। इस माल सूची निवेश कौन कौन से हैं हमारे, निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन प्लस अर्धनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन प्लस कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन। तो इन दोनों तत्वों को जोड़कर आई निकाला जाता है। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये निर्मित वस्तुएं हैं क्योंकि ये तैयार हैं, बिकने के लिए तैयार है। ये बैग, ये कपड़े, ये टेबल, ये सब बिकने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये सबकी पॉलिश हो चुकी है। तो ये भी निवेश का अंग है जो हमने देखा। फिर ये माल सूची का अंग है, माल सूची निवेश का अंग है इसलिए उसको माना जाएगा। ये कच्चा माल है, अभी लकड़ी है, ये कच्चा माल है। फिर इस लकड़ी का प्रयोग करते हुए ये टेबल बनाई है लेकिन इस पे अभी रंग रोगन होना बाकी है, यानी कि ये टेबल पूरी तरह तैयार नहीं है, रंग रोगन होना बाकी है। इसमें यहाँ जैसे इसमें देखिए दराज में ये लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ ये नहीं है, तो ये अभी उत्पादन की प्रक्रिया में है, तो इसलिए इसे अर्धनिर्मित वस्तु कहेंगे। और यहाँ ये टेबल पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो ये निर्मित वस्तु हो गई। इसी तरह से ये बैग और ये क्लॉथ्स आप देख सकते हैं, ये भी निर्मित वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ध्यान दें, ये अंतिम उपभोग व्यय है सरकार का, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी के नाम से जानते हैं। सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे सरकार द्वारा शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था, हवाई जहाज, सरकारी गाड़ियां आदि पर जो व्यय किया जाएगा उसे हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मानेंगे। ये सारा का सारा सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी माना जाता है। अब आता है चौथा पॉइंट, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। शुद्ध निर्यात का सूत्र होता है निर्यात माइनस आयात, एक्स माइनस एम, इसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। और शुद्ध आयात क्या होता है, इसका उल्टा आयात माइनस निर्यात, उसे शुद्ध आयात कहते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमको क्या चाहिए, शुद्ध निर्यात। मान लीजिए आपको शुद्ध आयात 10 दिया हुआ हो तो शुद्ध निर्यात क्या हो जाएगा, माइनस के 10। यह ध्यान रखना, इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश द्वारा शेष विश्व को किए गए निर्यात तथा शेष विश्व से किए गए आयात के अंतर को ही शुद्ध निर्यात कहते हैं। कितना आपने निर्यात किया है अन्य देशों को और कितना अन्य देशों से आयात किया है, उसके अंतर को ही हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। निर्यात से अभिप्राय देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशियों द्वारा किए जाने वाले व्यय से। जो भी भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन हुआ है उस पर जब विदेशी लोग खर्च करते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। जबकि आयात से अभिप्राय देश के लोगों द्वारा विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसे हम आयात कहते हैं। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में जो खर्च किया जाता है उसे भी निर्यात ही माना जाएगा। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके कोई सामान खरीदता है तो वो भी निर्यात का ही अंग माना जाएगा और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के कीन्स के विश्लेषण में
अर्थव्यवस्था के केवल 2 ही क्षेत्र लिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के वैसे 4 क्षेत्र होते हैं, लेकिन कीन्स ने अपने विश्लेषण में राष्ट्रीय आय को समझाने के लिए, अर्थव्यवस्था के संतुलन को समझाने के लिए केवल 2 ही क्षेत्र लिए हैं। अतः कीन्स ने 2 सेक्टर इकोनॉमी के अनुसार अपना संतुलन दर्शाया है। कीन्स के अनुसार एडी बराबर सी प्लस आई होते हैं। समग्र मांग अनुसूची देखते हैं अब हम। समग्र मांग अनुसूची एक ऐसी तालिका है जो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को व्यक्त करती है। अर्थात राष्ट्रीय आय के अलग अलग लेवल पर समग्र मांग कितनी होती है उसी को समग्र मांग अनुसूची दर्शाती है। समग्र मांग और राष्ट्रीय आय में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध। अर्थात राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो समग्र मांग बढ़ती है और राष्ट्रीय आय घटती है तो समग्र मांग घटती है। लेकिन राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर समग्र मांग शून्य नहीं होती है। ये जरूर गौर कर लेना कि राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग शून्य नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि समग्र मांग का एक घटक उपभोग होता है। उपभोग ही वो घटक है जो समग्र मांग को कभी भी शून्य नहीं होने देता। उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए समग्र मांग भी कभी शून्य नहीं हो सकती। यही कारण है कि समग्र मांग राष्ट्रीय आय बढ़ने पर बढ़ती है लेकिन राष्ट्रीय आय घटने पर घटती है। यहां तक सही है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आय 0 हो जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि समग्र मांग भी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि समग्र मांग बराबर क्या होती है? एडी बराबर होता है सी प्लस आई। तो सी कभी भी 0 नहीं हो सकता। सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए एडी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी एडी 0 नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी समग्र मांग अनुसूची है। ये राष्ट्रीय आय का स्तर है। ये देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये उपभोग व्यय है सी 40, 100, 160, 220, 280, 340। और ये हमारा निवेश व्यय है, जो कि हमने निवेश को क्या माना है? स्वचालित निवेश माना है। निवेश क्या होता है इस संबंध में आप मेरा पुराना वीडियो देख लें, निवेश के घटक, निवेश फलन। तो ये हमने निवेश मान लिया है, स्वचालित निवेश 80, 80, 80 सभी जगह स्थिर है ये। और ये समग्र मांग हमारी कैसे निकलेगी? एडी बराबर सी प्लस आई। अर्थात इस सी और आई की टेबल को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये एडी आ जाएगी 80 और 40 120, 80 और 100 180, 80 और 160 240, फिर 300, 360 और 420। इस प्रकार से समग्र मांग को कैसे निकाला जाता है? उपभोग और निवेश को जोड़कर समग्र मांग ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं समग्र मांग वक्र। समग्र मांग वक्र समग्र मांग अनुसूची का ही रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। अर्थात जब समग्र मांग को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम समग्र मांग वक्र कहते हैं। और ये क्या बताता है? यह अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को व्यक्त करता है। और ये वक्र क्या बताता है कि राष्ट्रीय आय के जो अलग अलग लेवल है उस पर समग्र मांग क्या है, ये उसको बताता है। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं। पहले समग्र मांग वक्र 2 प्रकार का होता है। समग्र मांग वक्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला सामान्य कीमत स्तर और समग्र मांग में ऋणात्मक संबंध दर्शाने वाला वक्र। आप देख सकते हैं ये एग्रीगेट डिमांड वक्र ऋणात्मक ढाल वाला है। क्यों है? क्योंकि इस साइड में हमने वाई एक्सिस पे सामान्य कीमत स्तर लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने समग्र मांग ली है। तो समग्र मांग में और सामान्य कीमत स्तर में ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे सामान्य कीमत स्तर घटता है समग्र मांग बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे समग्र मांग घटती चली जाएगी। ये इस कारण से ऋणात्मक ढाल वाला होता है। आप देख सकते हैं हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो इससे पता चल जाएगा। कीमत अगर P थी तो समग्र मांग मान लीजिए Y थी, और जैसे ही कीमत घटकर P1 हुई समग्र मांग बढ़कर क्या हो गई? Y1। और हम कहाँ आ गए? A बिंदु से B बिंदु की ओर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वक्र है? ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व ही, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये समग्र मांग वक्र ही है, लेकिन ये कौन सा समग्र मांग वक्र है? ये वो समग्र मांग वक्र है जो सामान्य कीमत स्तर में और समग्र मांग में संबंध दर्शाता है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर और समग्र मांग में
संबंध दर्शाने के कारण ये वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला, जिसको आप जनरली नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। दूसरा वक्र होता है समग्र मांग और राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध दर्शाने वाला, जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। एडी धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, इसी को आप जनरली जानते हैं, इस एडी को ही जिसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप नहीं जानते हैं। एडी धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है जो समग्र मांग एवं राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध दर्शाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग शून्य नहीं होती है, क्योंकि समग्र मांग का एक घटक उपभोग है, और चूंकि उपभोग कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए समग्र मांग भी कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि एडी उपभोग से मिलकर ही बना होता है। अब देखिए हमारा समग्र मांग वक्र, जिसे आप जानते हैं। इस साइड में अब की आर हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, अब की आर हमने वाई एक्सिस पे लिया है एएस एंड एडी, और एक्स एक्सिस पे राष्ट्रीय आय लिया है। ये अंतर है। पिछले वाले चित्र में हमने सामान्य कीमत स्तर लिया था वाई एक्सिस पे, यहाँ हमने सामान्य कीमत स्तर लिया था और इधर हमने समग्र मांग ली थी। लेकिन अब की बार हमने अलग किया है, इस बार हमने क्या ली है, एएस और एडी इधर ले देंगे और राष्ट्रीय आय का स्तर एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो इसलिए ये धनात्मक ढाल वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा निवेश वक्र है, आई बराबर आई बार, जो कि स्वचालित निवेश को दर्शा रहा है। ओजी स्वचालित निवेश है जो कांस्टेंट है, और ये हमारा सी वक्र है जो कैसे बना है, सी बराबर सी बार प्लस बी वाई करके स्वचालित उपभोग और प्रेरित उपभोग के योग से सी वक्र बना है। और एडी कैसे बना है, हमारा एडी बना है सी और आई को जोड़कर। सी और आई में कैसे जोड़े कि ओ एच है, मान लीजिए सी का मान कितना है, राष्ट्रीय आय के जीरो लेवल पर सी कितना है, ओ एच, और आई कितना है, ओजी। तो ओ एच में ओजी जोड़ा तो हम कितने हो गए, ओ जे तक पहुंच गए, तो इसलिए ये जे बिंदु से स्टार्ट होगा एडी वक्र। ये हमारा एडी वक्र है। अब खास बात जानते हैं आप क्या है, कि इस एडी वक्र का ढाल और उपभोग वक्र का ढाल दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि एडी में जो एडी है वो कैसे है, अगर इसको खोले हम तो क्या बनेगा, ये सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, यही बनेगा, क्योंकि सी का मान होता है सी बार प्लस बी वाई। तो उपभोग फलन का ढाल भी एमपीसी हुआ और एडी वक्र का ढाल भी क्या हुआ, एमपीसी। इस कारण से एडी वक्र और उपभोग वक्र दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर सेम होता है, इसीलिए हम इन्हें पैरेलल वक्र कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो यह है स्थिति हमारी। चित्र में निवेश स्वायत्त निवेश है, आई बराबर आई बार है, जो कि स्थिर लिया गया है। ओजी कांस्टेंट है, राष्ट्रीय आय बढ़े अथवा घटे ये स्वायत्त निवेश स्थिर रहेगा। आप निवेश के लिए मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लें। उपभोग स्वचालित उपभोग सी बार तथा प्रेरित उपभोग प्लस बी वाई का योग होता है। समग्र मांग वक्र स्वायत्त निवेश, स्वायत्त उपभोग तथा प्रेरित उपभोग का योग होता है। समग्र मांग क्या होती है, स्वायत्त निवेश जो हमने अभी भी बताया। समग्र मांग अगर हम निकालें एडी क्या होगी, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, समग्र मांग स्वचालित उपभोग, स्वचालित निवेश और प्रेरित उपभोग का योग होती है, यही यहां कहा गया है। अर्थात एडी बराबर सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार होता है। आई बार कितना है इस चित्र में, ओजी। सी बार कितना है चित्र में, ओ एच। तो सी बार प्लस आई बार कितना हुआ, ओजे। ओ एच में ओजी जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, ओजे। इस तरीके से ये हमारे पास ओजे तक हम पहुंचे थे। और बी क्या है चित्र में, बी का मतलब है एमपीसी, उपभोग फलन का ढाल, और यहां पे ये समग्र मांग वक्र का ढाल भी बन गया है, इसलिए समग्र मांग वक्र उपभोग वक्र के समानांतर है। इसी कारण समग्र मांग वक्र और उपभोग वक्र क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, क्योंकि दोनों का ही ढाल क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, डिटेल में था, मैंने इसको एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। आप अगर मेरे वीडियो समझना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो शुरुआत से देखने होंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहले चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये सब देखेंगे तो आपको कुछ चीजें पहले जो मैंने समझा रखी है वहां से ये समझ में आएंगी चीजें। तो आप ध्यान दें, कंटेंट पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें,
ताकि आपको ये न लगे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तकलीफ दे होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो टॉपिक, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।